बेटा मुझसे ये दाल नहीं खाई जा रही, अगर थोड़ा सा सब्जी दे। तो ये शब्द चुप्पी में जैसे पत्थर बनकर रमेश साहब ने अपनी कांपती आवाज में कहा तो टेबल पर एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। रीना जो कि सबके लिए चम्मच से सब्जी निकाल रही थी, एकदम रुकी और अपनी नजरें रमेश पर गाड़ी, आंखों में गुस्सा, चेहरे पर तनाव। इस उम्र में भी आपके जुबान पर कंट्रोल नहीं है। आपसे दाल नहीं खाई जा रही। आपके उम्र के लोग तो चटनी और सूखी रोटी में भगवान का धन्यवाद करते हैं। यह सुनकर संजू ने आंखें बंद कर ली, जैसे कोई तेज धार वाला चाकू उसके दिल को काट कर गया हो, मगर होंठ हमेशा बंद रखता था। रमेश साहब के चेहरे पर एक पल को कुछ दिखा, लेकिन उसने कुछ न बोला। आंखों में पानी, दिल में टूटती हुई उम्मीदें। वह चुप से अपने कमरे की तरफ वापस लौट गए। कमरा जो कभी उनके लिए घर का सबसे गर्म कोना था, अब एक पुरानी चारपाई, एक पंखा जो चलता कम और आवाज ज्यादा करता था, एक पुरानी कुर्सी के सिवा कुछ नहीं था। वहां जाकर बैठ गए। दुनिया का हर ऐसो आराम उनसे दूर हो चुका था। अगले दिन जब संजू दफ्तर जाने के लिए बाहर निकला, सूरज की किरणें अभी पूरी तरह आई नहीं थी, लेकिन सुबह में एक अजीब नजारा देखकर रुक गया। रीना खाना लेकर कुत्ते के पास गई, आराम से जमीन पर रखती जा रही थी। ये क्या कर रही हो रीना? संजू ने झुकते हुए पूछा। रीना ने बगैर शर्मिंदगी के जवाब दिया, कल का बचा हुआ खाना खराब होने वाला था, फ्रिज में बदबू आ रही थी, इसलिए सोचा कि कुत्ते को डाल दूं। वैसे भी इंसानों का क्या है, दाल से भी पेट भर जाता है। संजू का दिल जोर से धड़कने लगा। उसके दिमाग में कल रात वाला मंजर ताजा हो गया। बूढ़ा बाप, कांपती आवाज, अच्छे खाने की चाहत। व तेज कदमों से बाप के कमरे की तरफ गया। कमरे का दरवाजा धीरे से खोला, अंदर दाखिल हुआ तो वह मंजर उसके दिल में चीर गया था। रमेश साहब मंदिर में पूजा कर रहे थे। आवाज नहीं आ रही थी, मगर जिस्म कांप रहा था, जैसे दिल की गहराइयों से कोई गम भगवान को सुना रहे थे। संजू पीछे हट गया। उसे लगा जैसे वह कोई पाप कर रहा हो, जिसने भगवान के भक्तों के बीच आने की कोशिश की हो। बाहर आकर आसमान की तरफ देखा। आंखों में आंसू थे, दिल में एक बोझ था, शायद बरसों से जमा हुआ था, अब बर्दाश्त से बाहर हो गया था। उसी दोपहर जब खाने का टाइम आया, टेबल पर तरह तरह की सब्जी सजाए हुए रीना ने सब्जी निकालकर बच्चे के प्लेट में रखा। संजू के तरफ देखते हुए कहा, आपके लिए भी सब्जी निकालूं? संजू ने नरमी से जवाब दिया, नहीं, आज मैं भी दाल खाऊंगा। रीना ने अपना आईब्रो ऊपर चढ़ाते हुए, कल रात को तो आपके पापा से दाल नहीं खाई जा रही थी और आपको दाल ही खानी है। संजू ने गहरी सांस ली। इंसान जब किसी के दुख दर्द को महसूस करता है तो उसकी इच्छा अपनी लगने लगती है। रीना बिल्कुल चुप हो गई। रमेश कमरे से बाहर नहीं आए। शायद दिल की दीवारें एक दिन में नहीं टूटती, शायद प्रार्थना अभी स्वीकार नहीं हुई थी, मगर कुछ बदलने लगा था। किसी के दिल में शर्मिंदगी के दिए जलने लगे थे और वे राख होने के बजाय आग बनने लगी थी। खाने के बाद संजू चुपचाप बाप के कमरे में गया। दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई, दरवाजा खुला है, आ जाओ। रमेश चारपाई पर बैठे थे, हाथ में रुद्राक्ष की माला गिन रहे थे, आंखों में थकन। पापा, आज आपने खाना नहीं खाया? बेटा, भूख नहीं थी। हल्की सी मुस्कुराहट दी, जैसे उनके अंदर का भगवान बोल रहा हो। और कहा है कि दिल का हाल कब किसने बांटा है? बेटा, दाल ही काफी है, अगर मोहब्बत से मिल जाए। संजू चुप हो गया। वह जानता था उस पल वह कुछ न कह सका था, न कुछ सुन सकता था, लेकिन वह पल, वह कुत्ते के आगे की सब्जी, संजू का नींद, चैन, सब कुछ चुरा चुकी थी। और यही शुरुआत थी। एक ऐसा बदलाव था जो जिंदगी भर का पछतावा बन सकती थी। अगर दिल का दरवाजा आज ना खुला। संजू की आंखों में वह सारी बातें बार बार घूम रहा था। सुबह के अंधेरे में उठ बैठा, धीरे से रमेश के कमरे की तरफ बढ़ा। दरवाजा हल्का सा खटखटाया, अंदर से कोई आवाज नहीं आई तो वह धीरे से दरवाजा खोला। रमेश साहब फिर से पूजा कर रहे थे, आंखें बंद, चेहरा बिल्कुल चमक रहा था। अपने दोनों हाथ भगवान के सामने जोड़ रखे थे। संजू दरवाजे की चौखट पर नजरें जमाए देख रहा था। हे भगवान, मेरे बेटे को किसी चीज की कमी न होने देना, उसको अपनी छत्र छाया में रखना, उसके घर में दिन दुगनी रात चौगनी कर देना, उसके बच्चों को सही सलामत रखना, उसके दिल में मेरे लिए मोहब्बत डाल देना। ये शब्द संजू के दिल में तीर की तरह उतर रहे थे। उसकी आंखें भीगने लगी। वह जानता था वह कैसा बेटा बन चुका है, जो अपने बाप की चाहत तक न सुन सकता था। बाप जो उसके लिए भगवान से प्रार्थना कर रहा था। रमेश साहब की प्रार्थनाएं चालू थी और संजू की सांसें जैसे थम चुकी हो। हे भगवान, मैंने कभी शिकायत नहीं की, मगर दिल से भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे बेटे को कभी वह दिन ना दिखाना जो मैं देख रहा हूँ। संजू चुप से पलटा। उसका दिल बिल्कुल बोझल हो चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे, कैसे इस पाप से पीछा छुड़ाए जो उसने हर दिन हर पल अपने बाप के साथ अन्याय होते देख रहा था।
उसी शाम जब खाने के टेबल पर रमेश साहब को खाने के लिए खुद ही निकलना पड़ा, रीना ने एक नज़र संजू की तरफ देखा, फिर सब्जी प्लेट में निकाला और बच्चों के आगे रख दिया। रमेश अपनी जगह पर आकर बैठ गए। उनके सामने मामूली रोज की तरह पतली दाल और वही सूखी रोटी। संजू बिल्कुल चुप से ये सब देख रहा था। पापा, आपको सब्जी दूं? संजू ने हिम्मत जमा करके पूछा। रमेश साहब ने चौंक कर बेटे को देखा। उनकी आंखों में हैरानी थी और साथ ही एक अधूरी उम्मीद। नहीं बेटा, दाल ठीक है, भगवान की कृपा है। रीना ने जलती हुई नजरों से संजू को घूरा था, जैसे उसे खाने को हो। मैं क्या पापा की दुश्मन हूँ? इस उम्र में उनको दाल ही खानी चाहिए। ये सब बाप बेटा का ड्रामा है। खाने के बाद संजू ने बाप का हाथ थामा। पापा, आप मेरे साथ बैठिए, कुछ बात करेंगे। रमेश साहब ने हल्का सा मुस्कुरा दिया। बेटा, मेरे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि तूने मेरे हाल पर नजर डाली। रात को संजू ने रीना से बात की। रीना, पापा हमारे घर में मेहमान नहीं, हमारे बड़े बूढ़े हैं और हमारे सर का साया। उनसे मोहब्बत और इज्जत से पेश आना हमारा फर्ज है। रीना ने गुस्से से जवाब दिया। मैं तो उनकी हर चीज बर्दाश्त करती हूँ, क्या अब हर बात पर मुझे जवाब देना होगा? संजू ने चुप रहने को ही अच्छा समझा, मगर दिल में कुछ जाग चुका था। अगले दिन संजू दफ्तर जाते हुए फ्रिज में झांका, जहाँ कल की सब्जी रखी हुई थी, मगर रीना बोली, ये तो खराब होने वाला है, शाम को कुत्ते को डाल दूंगी। संजू रुककर कहने लगा, नहीं, ये सब्जी पापा के लिए रखना, उन्हें सब्जी पसंद है। रीना ने गुस्से और हंसी में कहा, इस उम्र में दांत भी नहीं और सब्जी मांगते हैं, क्या करें, आदत है ना अय्यासी की। संजू ने गहरी सांस ली, कुछ न कहा, लेकिन अब दिल में कुछ था। शाम को जब वो घर आया तो देखा रमेश अपने कमरे में चुप बैठे थे, हाथ में पुरानी रुद्राक्ष की माला और चेहरे पर थकन। पापा, आज शाम की सब्जी आपके लिए बचा कर रखा है, आप मेरे साथ खाओगे? रमेश चौंक पड़े। सिर्फ आपके लिए नहीं पापा, वो मैं भी खाऊंगा। रमेश ने कांपते हाथों से चम्मच थामा और पहला निवाला लिया। उनकी आंखों से आंसू निकल आए। शायद स्वाद का नहीं, मोहब्बत का निवाला था। संजू उनके पास बैठ गया और पहली बार अपने बाप को दिल से देखा। वह झुर्रियों से भरा चेहरा, वह चुप्पी में लिपटा उनकी इज्जत, और वह भगवान के सामने रोता बाप, जो बाप अपने बेटे की रक्षा और भलाई के लिए प्रार्थना करता है। ये कुछ संजू की आत्मा पर लिख चुका था। अब वैसा बेटा नहीं था, अब एक इंसान बन रहा था। मगर ये सिर्फ बदलाव थी, आगे का रास्ता और ही कठिन होने वाला था और वह परीक्षाओं से भरी हुई थी। छुपे दर्द अभी और खुलकर सामने आना था। रीना की आंखों में अब भी वही नफरत थी। अगले दिन जब दफ्तर से लौट कर आया, आंगन में एक नया मंजर उसके इंतजार में था। सामने एक प्लास्टिक की प्लेट में जिसमें पतली दाल तैर रही थी। संजू के चेहरे पर बेचैनी फैल गई। उसने रीना को आवाज दी, ये क्या है? पापा यहाँ बैठकर क्यों खा रहे हैं? रीना जो खाना बना रही थी किचन से निकली, एक हाथ में तौलिया और दूसरे हाथ में पानी का जग। डाइनिंग टेबल अब छोटा हो गया है संजू, बच्चे भी बड़े हो रहे हैं। वैसे भी पापा को तो सुकून से खाने की आदत है, वह हल्ला गुल्ला पसंद नहीं करते। रमेश सामने बैठे चुपचाप सुन रहे थे और निवाला मुंह में रखते जा रहे थे। निवाला जैसे रोटी से नहीं, कड़वाहट से हो। उनके चेहरे पर वही चुप्पी जो आदत बन चुकी थी। संजू उनके पास गया। पापा, अंदर आ जाओ, सबके साथ बैठकर खाना खाओ। रमेश ने नजरें चुरा ली। नहीं बेटा, यहाँ बड़ी आराम है, मैं यहीं खा लेता हूँ, तुम सब मजे से खाओ। संजू ने एक पल को रीना की तरफ देखा, मगर वह जैसे रोज की तरह था। वह रात भी चुप में बीत गए। अगले दिन जब दोपहर को संजू जल्दी घर आया तो उसने रसोई में से एक अजीब सी बात सुनी। रीना अपनी सहेली से फोन पर बात कर रही थी। हाँ, ससुर तो जैसे हमारे खाने के दुश्मन हैं, कल भी सब्जी मांग रहे थे। मैंने कह दिया अब आपकी उम्र दाल खाने की है, हड्डियां कमजोर, दांत गायब और स्वाद में सब्जी तेल मसाला। संजू के कदम वहीं रुक गए। उसका खून खौल उठा, पर उसने खुद को रोक लिया। शाम के वक्त जब खाना लगाया गया तो संजू ने जानबूझकर पापा के साथ पुरानी चारपाई पर बैठने का फैसला किया। रीना ने हैरानी से पूछा, आप वहाँ क्यों बैठ रहे हैं? संजू ने जवाब दिया, जहाँ पापा वहाँ मैं। वह प्लेट जिसमें रमेश खा रहे थे, उस प्लेट के किनारे टूटे हुए थे। संजू ने उसे देखा और जल्दी रसोई से जाकर अपनी प्लेट ले आया। दोनों ने एक ही प्लेट में खाना खाया। रमेश ने कुछ कहना चाहा, मगर संजू ने हाथ थाम लिया। बस पापा, वक्त आ जाएगा जब रीना को सब कुछ दिखाई देगा। मैं चाहता हूँ कि कम से कम एक याद कीमती हो। रीना ये सब दूर से देख रही थी। उसकी आंखों में बेचैनी थी, जैसे संजू के बदलते व्यवहार से उसको कोई खतरा महसूस हो रहा हो। खाने के बाद संजू ने सारी प्लेट समेटे और खुद जाकर धो दिए। बच्चों ने हैरानी से अपने माँ बाप को देखा। शायद उनके लिए भी ये नया मंजर था। संजू ने रात को रीना से बात की। रीना, मैं पापा को उस वक्त से जानता हूँ जब वो अपनी प्लेट में सब्जी कम रखते थे ताकि मैं ज्यादा खा सकूं, और आज मैं उनके खाने में कमी कैसे कर सकता हूँ?
रीना चुप रही, मगर उसकी चुप्पी में कोई शर्मिंदगी दिखाई नहीं दे रही थी, बस एक नाराजगी जरूर थी। संजू ने दिल में फैसला कर लिया था। अगले दिन वह रमेश को बाहर ले गया। बाजार से नई प्लेट, नई कुर्सी और एक छोटा सा पर्सनल टेबल खरीद कर ले आया। ये सब मेरे पापा के लिए है। रमेश के लिए वह जागा जरूर, शायद देर से जागा, मगर जागा जरूर है। रमेश साहब ने अपने बेटे को गले से लगा लिया। संजू को लगा जैसे वो बरसों की चाहत को सीने से लगा रहा हो। उस पल रीना की आंखों में जलन की आग दिखाई दे रही थी। सिर्फ एक बाप और बेटे का रिश्ता था जो वक्त के थपेड़ों में कहीं गुम हो गया था, मगर खत्म नहीं हुआ था। तेज धूप आंगन में दहक रही थी। हवा बंद थी। गर्मी जैसे सांसों में उतर रही थी। रमेश अपने कमरे के दरवाजे पर खड़े बाहर झांक रहे थे। सामने वाले कमरे में एसी जोर से चल रहा था। पर्दे हिल रहे थे। बच्चे हंसी खुशी खेल रहे थे। कमरे के अंदर गर्मी ने दीवारों को गर्म कर रखा था। एक पुराना पंखा था जो चलते वक्त आवाज किया करता था, हवा कम देता। कमरा छोटा और तंग था। खिड़की के नाम पर एक रोशनदान था। रमेश साहब ने हिम्मत की। धीरे धीरे कदमों से चलकर एसी वाले कमरे की तरफ बढ़े। दरवाजे पर पहुंचकर जल्दी से कहा, रीना बेटा, गर्मी बहुत है, अगर मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ कमरे में कोने में बैठ जाऊं? रीना ने एक नज़र उन पर डाली और फिर चेहरे पर गुस्से का असर दिखाई दिया। पापा जी, आपकी तबीयत वैसे ही नाजुक है। ठंडी हवा से आपको खांसी हो जाएगी। एसी की हवा आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। आप अपने कमरे में ही आराम करो। पंखा तो चल रहा है ना आपके कमरे में, वही आपके लिए काफी है। रमेश साहब ने कुछ कहना चाहा, मगर फिर अपने होंठ सी लिए। नजरें झुकाए वापस अपने गर्म कमरे की तरफ लौट गए। चारपाई पर लेटे लेटे उनके कपड़े पसीने में चिपक गए थे। उनके पूरे शरीर से पसीने की बूंदें टपक रही थी। फिर भी रुद्राक्ष की माला गिनना नहीं भूले और भगवान से प्रार्थनाएं की, भगवान मेरे बच्चों को खुश रखना। मगर रमेश साहब के कमरे में घुटन थी, गर्मी थी, अकेलापन था। दोपहर का वक्त बीत रहा था, मगर गर्मी कम न हुई। शाम के बाद संजू दफ्तर से लौट आया। रमेश को दरवाजे के पास बैठा पाया। चेहरे पर थकन, कपड़ों में पसीना। पापा, तबीयत ठीक है ना? बेटा, बस थोड़ी गर्मी ज्यादा लग रही है। संजू अंदर गया और रीना से पूछने लगा, पापा को गर्मी लग रही है तो थोड़ी देर इस कमरे में बैठ नहीं सकते क्या? तुमने उन्हें मना क्यों किया? रीना ने गुस्से से जवाब दिया, आप भी ना हर बात में जज्बाती हो जाते हो। पापा जी को ठंड लग जाता और फिर अगर उन्हें कुछ हो जाता तो आप ही मुझे कसूरवार ठहराते। उसी रात रमेश को हल्का सा बुखार हो गया। अगली सुबह रीना ने नाश्ते के लिए सबको बुलाया। बच्चों के लिए अंडे पराठे थे, संजू के लिए पराठा और चाय, रमेश के लिए सूखी डबल रोटी और कड़वी चाय। रमेश ने धीरे से कहा, रीना बेटा, ये चाय बहुत कड़वी है। रीना गुस्से में बोली, पापा जी, आपको मीठी चाय नहीं पीनी चाहिए। आप बहुत बूढ़े हो, चीनी हजम नहीं कर पाओगे। रमेश ने नजरें नीचे की, वही कड़वी चाय पीने लगे। संजू ने बच्चों के सामने कुछ न कहा। बस एक बार फिर दिल में वही दर्द उतरा जरूर था और ज्यादा बढ़ती गई। कमरे के अंदर हवा रुक गई थी। रमेश साहब ने पंखे के नीचे बैठने की कोशिश की, मगर हवा वहां भी नहीं पहुंच रही थी। वह फिर से दरवाजे की तरफ गए, मगर अब उनमें कुछ भी कहने की हिम्मत न थी। सिर्फ इतना किया कि दरवाजा खोल दिया ताकि बाहर से कुछ हवा अंदर आए। शाम के वक्त जब वह पूजा करके वापस आ रहे थे, उनके हाथ में हल्की कपकपाहट थी। गर्मी और कमजोरी उनके जिस्म से झलक रही थी। संजू ने देखा, जल्दी से पानी का गिलास ले आया। पापा, पानी पी लो, बुखार कम हुआ? पापा, हाँ बेटा, बस थोड़ा हार गया हूँ। आपको कुछ दिन हमारे कमरे में सोना चाहिए, वहाँ ठंडा रहता है, आपकी तबीयत संभल जाएगी। पापा ने कहा, नहीं बेटा, मैं अपने कमरे में ही ठीक हूँ। रमेश साहब ने हाथ उठाकर संजू को रोक दिया। बेटा, कोई बात नहीं, मेरी आदत है गर्मी झेलने की। मैंने बचपन से खेतों में काम किया है ना, तुम परेशान ना हो। संजू चुप हो गया, मगर उसके अंदर एक जंग चल रही थी। वह जानता था ये सब जुर्म है, मगर जुबान पर नहीं आ रहा था, जो एक बेटे को बाप के लिए होना चाहिए था। उसी रात जब सब सो गए, रमेश उठे और छत पर चले गए। रात गए आसमान तले कुछ ठंडी हवा चल रही थी। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, हे भगवान, अगर मेरा बेटा मजबूर है तो मेरी आसानी का रास्ता निकाल दे। वे चुप से भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। इंसानों के दिल तो अभी बंद थे। रमेश की आंखों से एक बार फिर से चुप्पी से आंसू बह निकले थे। रात की ठंडी छत से वापस आकर अब रमेश अपने कमरे में बैठे थे। नींद किसी अजनबी की तरह उनसे दूर हो चुकी थी। जिस्म का दर्द, कमर का जलन, अंदर की टूटन उनको नींद नहीं आने दे रही थी। सुबह उठे तो पसीने में नहाए हुए थे। वह पूजा करने के लिए नहाने चले गए। पूजा करके घर वापस आए। दोपहर में एक नई परेशानी आकर खड़ी हुई। रीना ने बड़ी जल्दीबाजी में संजू को फोन किया, स्कूल वैन खराब है, बच्चे स्कूल में अकेले बैठे हैं, मैं घर से नहीं निकल सकती, मम्मी आ रही हैं, मुझे खाने की तैयारी करनी है। संजू दफ्तर में मीटिंग में फंसा हुआ था।
वो परेशान होकर बोला, वह अभी नहीं आ सकता। रीना ने फोन नीचे रखा और जल्दी रमेश साहब के कमरे की तरफ गई। दरवाजा बजाया। पापा जी, एक काम है। रमेश चारपाई से उठ बैठे। बोलो बेटा, स्कूल की वैन खराब है, बच्चे स्कूल में बैठे हैं, अगर आप ले आओ तो बड़ी अच्छा रहेगा। रिक्शे वालों से बहस मत करना, जितना मांगे दे देना बच्चों के लिए। रमेश ने झुकते घुटनों पर हाथ रखा, चप्पल पहनी और अपनी छड़ी संभाल कर चल दिए। सूरज आसमान पर दहक रहा था। गर्मी अपने चरम सीमा पर थी। सड़कें जैसे जल रही थी। हवा का एक झोंका भी नहीं चल रहा था। आधे घंटे में स्कूल पहुंच गए। हाँफते हुए वे स्कूल के गेट पर पहुंचे तो बच्चों की टीचर ने कहा, साहब वैन खराब थी, बच्चे बहुत देर से यहाँ बैठे हैं। रमेश ने बच्चों को साथ लिया और जैसे तैसे एक रिक्शा रोका। रिक्शे वाले ने दुगना किराया मांगा। रमेश ने कुछ न कहा, अपने कुर्ते में से नोट निकालकर थमा दिए। घर पहुंचे तो चेहरे से पसीना टपक रहा था, सांस बेकाबू हो रही थी। बच्चों को कमरे में छोड़कर वह किचन की तरफ बढ़े। फ्रिज खोला, एक जग में ठंडा पानी भरकर जैसे ही गिलास होंठों से लगाया, रीना ने आवाज लगाया, पापा फ्रिज का पानी आपके लिए नहीं है, आपको खांसी हो जाएगी, नल के पानी से प्यास बुझा लो। रमेश की नजरें गिलास पर जम गई। गिलास वापस जग में डाल दिया और चुपचाप नल की तरफ चल दिए। नल खोला, पानी की धार से एक पुरानी प्याली भरी और एक ही सांस में पी गए। प्यास थोड़ी कम हुई, लेकिन दिल की प्यास और बढ़ गई। अंदर कमरे में बच्चे पिज्जा खा रहे थे। रीना अपनी माँ के साथ बैठी गप्पे लड़ा रही थी और रमेश चुप से अपनी चारपाई पर बैठे थे, जैसे वह घर के कोई पुराने चीज की तरह एक कोने में बैठे थे। शाम को जब संजू घर आया, बच्चों ने बड़ी खुश होकर बताया, आज दादाजी हमें लेने आए थे। बहुत गर्मी में पसीने पसीने हो गए थे। संजू चौंक गया। रीना के पास जाकर बोला, हाँ वैन खराब थी और तुम दफ्तर में थे, तो मैंने पापा से कह दिया, उनकी तबीयत ठीक थी इसलिए चले गए। संजू जल्दी पापा के कमरे में गया। देखा रमेश पीठ के बल लेटे हुए थे, चेहरे पर थकन थी, आंखों में उदासी। पापा तबीयत ठीक है ना? रमेश हल्के से मुस्कुरा दिया, ठीक हूँ बेटा, गर्मी में थोड़ी कमजोरी हो गई है। संजू ने उनका हाथ थामा और कहा, ये हाथ जिन्होंने कभी मुझे साइकिल चलाना सिखाया था, आज कांपते हुए दिखाई दिए। पापा आपको नहीं जाना चाहिए था, रीना को कह देते, वह खुद ले आती। नहीं बेटा, माँ है बच्चों की, अगर वो बिजी थी तो मैं ही चला गया, बाप होने का फर्ज अदा कर दिया। संजू के होंठ चुप थे, मगर दिल में एक आग की जलन हो रही थी। वे किचन की तरफ गया, फ्रिज खोला, एक जग पानी निकाला और ले जाकर रमेश के हाथ में दिया। ये फ्रिज का पानी है पापा, आज से आप फ्रिज का पानी ही पियोगे। रमेश ने गिलास थाम लिया। उनकी आंखें भीग गई, मगर होठों पर कोई आवाज नहीं आया। उस रात संजू ने रीना से बात की, पापा को आज तुमने फ्रिज के पानी पीने से रोका। रीना ने गुस्से में मुंह भाव चढ़ाते हुए कहा, मैं उनका ही भला चाहती हूँ, आपको तो बस मेरी बात बुरी लगती है। संजू ने कोई बहस नहीं की, मगर वह जान चुका था कि घर की दीवारें सिर्फ ईंटों से नहीं, रुइयों से भी बनती है। रमेश साहब शाम को फिर पूजा कर रहे थे, हाथ जोड़े भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, हे भगवान मेरे बेटे का दिल नरम रखना। ये प्रार्थना वक्त बदलने के लिए काफी था। सुबह का सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था। किचन में रीना की आवाज गूंजी, पापा जी राशन खत्म हो गया है, चीनी आटा सब्जियां ले आना, लिस्ट मैंने बैग में रख दी। रमेश दरवाजे के पास खड़े धीमी आवाज में बोले, रीना बेटी जरा संजू को फोन लगा दो, बाजार काफी दूर है, मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रही आज। रीना ने जल्दी जवाब दिया, पापा जी आप तो बस बहाने ढूंढते रहते हो, संजू को क्यों तंग करते हो, आपको भी तो पेंशन मिलती है, बस दुकान से कुछ चीजें ही तो लानी है। रमेश साहब ने कुछ कहने की कोशिश की, फिर चुप से अपनी जूती और टोपी सर पर रखी और छड़ी संभाली। सूरज तप रहा था, मगर रीना के शब्दों की हद उससे कहीं बढ़कर थी। मार्केट की दूरी कम से कम 1 किलोमीटर था। रमेश दुकान तलाश करते हुए धीरे धीरे चलते रहे। थोड़ा दूर चलते, फिर आराम करते, फिर छड़ी का सहारा लेते। पसीना उनके माथे से टपक रहा था, जिस्म कांप रहा था, मगर हाथ में छड़ी मजबूती से पकड़ रखी थी। 2 दुकानों से सौदा लिया था, थैला भरा हुआ था, हाथ कांप रहे थे, मगर होठों पर शिकायत नहीं, बस एक थकन थी और उस थकन से उनका बदन चूर हो चुका था। उनकी सांसें उखड़ने लगी, जमीन घूमती हुई महसूस हुई, उनके आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अगले ही पल वो बेहोश होकर जमीन पर गिर गए। राशन का बैग एक तरफ गिरा। आसपास के लोग जल्दी उन्हें उठाकर नजदीकी अस्पताल ले गए। उनके बैग से कागज निकाले, पानी के छींटे मारे, वे होश में आए तो उनसे घर का पता पूछकर किसी ने फोन नंबर ढूंढकर संजू को खबर दी, भाई साहब आपके पापा बेहोश हो गए हैं मार्केट में, गर्मी का जोर है। संजू का दिल दहल गया। अपनी कुर्सी छोड़कर सारी फाइलें मेज पर छोड़ता हुआ जल्दी अस्पताल की तरफ भागा, जहां पास के लोगों ने रमेश को अस्पताल में भर्ती करवाया था।
वहां पहुंचकर संजू ने देखा रमेश एक बेड पर लेटे थे, आंखें बंद थी, चेहरा पीला पड़ा था, पसीने में नहाए हुए थे। नर्स ड्रिप लगा चुकी थी। पापा, संजू की आवाज में बाप के लिए चिंता झलक रही थी। डॉक्टर ने तसल्ली दी, फिक्र मत करो। बीपी लो हो गया था, जिस्म में पानी की कमी हो गई थी। गर्मी में ऐसी हालत अक्सर हो जाती है, थोड़ा आराम करेंगे तो ठीक हो जाएंगे। कुछ देर बाद रमेश ने आंखें खोली। संजू ने उनका हाथ थामा। पापा क्यों गए थे अकेले? रीना से कह देते, मैं आ जाता। रमेश ने हल्की सी मुस्कुराहट दी। बेटा, घर का काम था, बहू ने कहा था, मैंने सोचा चला जाऊं। मुझे क्या मालूम था मेरा जिस्म इतना कमजोर हो चुका है। संजू की आंखें भर आई। कुछ देर बाद जब संजू उन्हें लेकर आया तो रीना दरवाजे पर खड़ी थी। संजू ने गुस्से से कहा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। गर्मी में पापा को बाजार भेज दिया, बेहोश हो गए थे। लोगों ने उन्हें उठाकर अस्पताल ले गए। रीना ने बगैर एक पल लगाए थके हुए शब्दों में कहा, तो क्या हुआ? मैं तो वैसे भी बिजी थी। आपको मेरे खिलाफ करने की कोई ड्रामा कर रहे हैं। संजू का दिल जैसे मुट्ठी में आ गया हो। तुम्हें कुछ एहसास भी है? पापा की उम्र देखो, उनकी हालत देखो। तुमने कभी सोचा है उनकी जान भी जा सकती थी? रीना ने आंखें भौं चढ़ाकर कहा, हाँ हाँ, मैं ही गलत हूँ। ये फरिश्ता हैं, हर बात में उनकी साइड लेना है। रमेश दरवाजे के पास खड़े ये सब सुन रहे थे। उनकी आंखों में आंसू थी, दिल जैसे पिघल रहा हो, मगर जुबान पर कोई शिकायत नहीं आया। धीरे धीरे अपने कमरे की तरफ बढ़ गए। संजू चुप से वहीं खड़ा रह गया। कमरे में आकर रमेश ने दरवाजा बंद किया और भगवान के आगे झुक गए। मैंने कभी शिकायत नहीं की, आज नहीं करूंगा। बस मेरे बेटे के दिल में मेरे लिए मोहब्बत देना और मेरे दिल को सब्र दे। उनके आंसुओं से उनका कमीज गीला हो गया था और दिल में भगवान से सिर्फ प्रार्थना कर रहे थे। दिल में सुकून की तलाश थी। सुबह उठते ही वो मंदिर चले गए। पूजा करने के बाद मंदिर से बाहर निकले तो एक आवाज ने उन्हें चौंका दिया, आओ रमेश, पहचाना नहीं? रमेश साहब ने मुड़कर देखा। सामने सफेद कपड़ों में तौलिया मुंह पर डाले मुस्कुराता चेहरा उनका पुराना दोस्त राकेश खड़ा था। अरे राकेश भाई, आंखें खुशी से चमक उठी। कितने बरस हो गए तुमसे मिले, तुमने तो जैसे सबको भुला दिया। आज मंदिर में देखा तो दिल खुश हो गया। चलो कुछ देर मेरे साथ मेरे घर चलो, मेरी पत्नी से मिल लो। रमेश साहब ने पहले झिझक दिखाया, मगर राकेश ने जिद पकड़ ली। मैं भी जानता हूँ तेरा अकेलापन, आज किसी बहाने तुझे खुलकर हंसने का मौका मिल जाएगा। उनके घर से काफी दूर राकेश के घर पहुंचे। दरवाजा खोला तो अंदर से राकेश की बहू ने उनका पैर छुआ, पानी का गिलास लेकर आई। पापा जी, ये आपके दोस्त हैं? पापा जी, अंकल जी को नाश्ता करके ही जाने देना, नाश्ता तैयार है। रमेश ने हैरानी से देखा, इतनी सुशील और सरलता बहू, इतनी इज्जत तो उन्हें अपने घर में कभी नहीं मिली थी। कमरा ठंडा है, एसी की हल्की हल्की हवा सोफे पर आ रही है, दीवारों पर फैमिली तस्वीर, एक सुकून सा माहौल। राकेश की बहू मेज पर नाश्ता लगाया। मेज पर कई तरह की सब्जी और पराठे, दही, चाय, अचार। रमेश ने झिझकते हुए कहा, बहू मेरे लिए ये सब करने की क्या जरूरत है? मैं तो दाल रोटी पर पलने वाला इंसान हूँ। राकेश हंस पड़े। रमेश, आज तुम मेरे मेहमान हो। मेहमान के लिए ये सब बहुत जरूरी होता है, क्योंकि मेहमान हमेशा भगवान का रूप होता है। रमेश ने निवाला उठाया, सब्जी को चखा, अचार को चखा, एकदम चुप हो गए और धीरे धीरे सब कुछ खाया, पर उनके आंखों से आंसू छलक पड़े। राकेश ने जल्दी पूछा, क्या हुआ भाई, सब ठीक है ना? रमेश ने नामे सिर हिलाया, नहीं राकेश, खाना बहुत स्वादिष्ट बनाया है बहू ने, लेकिन मुझे अपने घर की दाल रोटी की याद आ गई है। वहाँ सब्जी कुत्ते को मिलता है, मेरे हिस्से में सिर्फ सूखी रोटी आती है। ये कहकर उन्होंने सर झुका लिया। पूरे कमरे में चुप्पी छा गई। राकेश की पत्नी जो साथ में बैठी थी धीरे से बोली, भाई साहब, आप हमारे लिए मेहमान हैं। आज से ये आपका ही घर है, आपका जब दिल चाहे यहाँ पर आ सकते हैं। मेरी बहू मेहमानों की आवभगत करने में बहुत तेज है। वे कहती है, माँ, मेहमान हमेशा भगवान के रूप होते हैं और बड़े बूढ़ों के अंदर भगवान बसते हैं। रमेश ने उन सबका धन्यवाद किया, मगर दिल में कहीं एक खालीपन था। इतनी मोहब्बत एक दोस्त के घर में और अपने बेटे के घर में सिर्फ खालीपन। खाने के बाद जब वो रमेश के साथ बैठे तो राकेश ने कहा, मैंने मंदिर में तुझे उदास देखा, मेरा दिल किया मैं तुझसे सब कुछ पूछूं। अब तेरा हाल जानकर अफसोस हुआ। रमेश ने धीरे से कहा, कभी कभी अपने ही बेटे के घर में आदमी मेहमान से भी कम महसूस करता है। राकेश ने उनका हाथ थामा। रमेश, तूने हमेशा मुझे बहुत अच्छी बातें सिखाई। आज एक बात मुझसे सुन ले रमेश, तू भगवान पर विश्वास कर। भगवान सब देख रहे हैं और याद रख, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। रमेश साहब ने सर हिला दिया जैसे एक पल को मुरझा गए हो। रमेश धीरे धीरे अपने घर की तरफ लौट आए। दरवाजा खोला, सामने वही पुराना कमरा, वही गर्म हवा, वही चुप्पी। चारपाई पर आकर बैठे, आंखें बंद की, दिल से भगवान से प्रार्थना की, चलो दोस्तों में मेरी इज्जत अभी बाकी है, मगर अपने ही घर में मेरी इज्जत ना रही।
भगवान मुझे सब्र दे। रमेश को राकेश की बहू के वो मुस्कुराहट याद आई। कितनी अच्छी बच्ची है, बड़े बूढ़ों का कितना इज्जत करती है। हे भगवान, तू मेरी बहू को भी सद्बुद्धि दे। इधर किचन में रीना अपनी माँ से बात कर रही थी। मम्मी, पता है आज पापा जी मंदिर से न जाने कितनी देर बाद लौटे हैं। लग रहा है अपने दोस्त यारों में बैठकर नाश्ता कर रहे हैं। उन्हें तो आदत है मुफ्त की रोटियां तोड़ना। माँ ने जवाब दिया, बेटा, बड़े बूढ़ों को जितना सर पर चढ़ाओगी उतना ही तुम्हारे सर पर चढ़कर बैठ जाएंगे, तुम्हारा जीना हराम कर देंगे। उनकी हरकतों को नजरअंदाज किया करो। रमेश कमरे के अंदर सब कुछ सुन रहे थे। आंखें बंद किए लेटे रहे, लेकिन अंदर का दर्द और गहरा हो चुका था। उनके दिल ने एक बार फिर आसमान की तरफ देखा और होंठों से निकला, हे भगवान, किसी को अपनों के बीच इतना अकेला मत कर देना। मगर वे जानते थे भगवान सब कुछ सुनता है। देर से अब वक्त करीब आ रहा था जब भगवान सब कुछ सुनने वाले थे। रात का टाइम था। पूरे घर में बिल्कुल चुप्पी छाई हुई थी। नींद रमेश की आंखों से कोसों दूर थी। गर्मी, थकन, दिन भर की कमजोरी ने बदन को बेहाल कर रखा था। लेकिन उन सब से ज्यादा और परेशानी वाली बात यह थी, वह भूख जो सीने से लगी हुई थी। रात के आखिरी पहर में जब भूख से बेहाल होने लगे तो कांपते हाथों से फ्रिज की तरफ बढ़े। फ्रिज का दरवाजा खोला, सामने दूध से भरा जग रखा था। उन्होंने सोचा जग से एक गिलास दूध पी लेता हूँ, सुबह देखा जाएगा। जब वह दूध उठाने लगे तो कांपते हाथों से वह दूध का जग छूटकर जमीन पर बिखर गया। उस पल रीना जाग गई और तुरंत रसोई में दौड़ी। रमेश चुपचाप खड़े दूध को देख रहे थे। तभी उनका बेटा संजू भी वहां पहुंच गया। संजू ने पूछा, पापा, आपने शाम को कुछ खाया था? उन्होंने कहा कि नहीं, बहू ने आज मुझे खाने के लिए कुछ नहीं दिया। मैं भूख से बेहाल हुआ तो यहाँ रसोई में आना पड़ा और मेरे हाथ काबू में ना थे। जग छूटकर नीचे गिर गया। मैं अभी इसे साफ कर देता हूँ। संजू ने कहा, नहीं पापा, मैं साफ कर देता हूँ, आप जाओ कमरे में, मैं आपके लिए रोटी लेकर आता हूँ। संजू ने वहां रसोई में सब कुछ साफ किया। अपने बाप के लिए बची हुई बासी रोटी और सब्जी लेकर पहुंच गया। उस बीच रीना और संजू की बहुत बहस हुई, जो कि रमेश सब कुछ सुन रहे थे, पर वे लाचार थे। कुछ न बोले, चुप से बेटे के हाथ से खाना खा लिया। दरवाजा बंद किया, चारपाई पर आकर बैठ गए। आंखों से आंसू बराबर बह रहे थे। न उस दर्द का इलाज था, न बेइज्जती का। वह आदमी जो कभी घर का पिलर था, आज यूं एक टुकड़े की तरह बिखर गया था। उन्होंने फिर से भगवान से प्रार्थना की। आंसू टपक रहे थे, लेकिन होठों पर कोई आवाज नहीं थी। हे भगवान, इन सबको खुश रखना, मेरी औलाद को सही सलामत रखना। अगर मैं बोझ बन गया हूँ तो मुझे अपनी छत्र छाया में ले ले। घड़ी की सुइयां टिक टिक कर रही थी, लेकिन रमेश की हालत वहीं ठहर गई थी। सुबह होते ही रमेश मंदिर चले गए और संजू ड्यूटी चला गया। रीना फोन पर बिजी हो गई। रमेश का दिल घबरा रहा था, मगर उस जेल जैसे कमरे के अलावा उनके पास कोई और जगह नहीं थी जहां वो जाते। दिन बदलते देर नहीं लगती। हालात भी संजू की जिंदगी में भी एक तूफान आया। नौकरी चली गई। कंपनी के घोटाले में संजू का नाम भी शामिल था, जिसे बिना नोटिस के नौकरी से निकाल दिया गया था। रीना बड़ी जोर जोर से चिल्ला रही थी। संजू घर आया तो चेहरे पर मायूसी की परछाइयां साफ झलक रही थी। दरवाजे पर रीना ने संजू को देखा तो जल्दी से पूछा, इतनी जल्दी कैसे आए? संजू ने धीरे से जवाब दिया, नौकरी चली गई। रीना का रंग बिल्कुल उड़ चुका था, जैसे किसी ने उसके हाथ से कीमती सामान छीन लिया हो। क्या मतलब? कैसे? तुम तो कह रहे थे सब ठीक है। रीना ने बैग रख दिया। कुछ दिन लगेंगे, मैं दूसरी नौकरी देख लूंगा। रीना ने जोर से दरवाजा बंद किया। बड़बड़ाती हुई अंदर चली गई। सब कुछ मेरे ही सर पर आना था। पापा जी की दवाइयाँ, बच्चों के खर्चे, घर का राशन सब मैं ही संभालूं। रात के खाने पर रमेश मामूली के हिसाब से अपने चारपाई पर बैठे थे। संजू चुप था। रीना के चेहरे पर वही गुस्सा थी। खाने के बाद जब वो किचन में प्लेटें धो रही थी तो अचानक जोर से बोली, ये सब खर्चा अब मेरे बस से बाहर है। पापा जी की दवाइयाँ, उनका नाश्ता, दूध हम अब अफोर्ड नहीं कर सकते। साफ कह रही हूँ, उन्हें गांव भेज दो, उनका खर्चा बंद करो। ये शब्द संजू के दिल में तीर बनकर लगे। वह कुछ कहना चाहता था, मगर शब्द गले में ही फंस गया। कमरे के दरवाजे के पीछे खड़े रमेश सब सुन रहे थे। दिल के अंदर जैसे कुछ टूट गया हो, मगर चेहरे पर वही पुरानी मुस्कुराहट थी। अगली सुबह रमेश ने अपनी पुरानी अलमारी खोली। एक कपड़ों के बीच छुपा हुआ पोटली निकाली। उसमें बरसों पुराना सोने का जेवर था। वह जेवर लिए अपने दोस्त राकेश के घर पहुंच गए। राकेश ने दरवाजा खोला। रमेश को देखकर खुश हुए। आज कैसे आना हुआ रमेश, सब ठीक है ना? रमेश ने धीरे से वह सोने का जेवर राकेश के सामने रख दिया और कहा, राकेश, मेरे बेटे की नौकरी चली गई है। बहू कह रही है कि मेरे खर्चे अब वो नहीं उठा सकती। मेरे पास यही पुराना जेवर है, ये रख लो और मुझे इसके बदले पैसे दे दो। संजू के लिए कुछ दिन आसानी हो जाए। राकेश की आंखें भीग गई। वे जानता था रमेश किस हाल में है। उसने वह जेवर अलमारी में रख लिए
और 1 लाख रुपए रमेश के हाथ में रख दिए। तेरी इज्जत की कसम, तू अगर ये जेवर ना भी देता तो मैं तुझे यूं खाली हाथ नहीं जाने देता। रमेश ने नजर झुका ली और धीरे से कहा, दोस्त होने का हक तूने अदा कर दिया, मगर मेरे बेटे की किस्मत फूटी निकली। वो पैसे लेकर घर वापस आए। रीना को थमा दिया, ये कुछ रुपए हैं, खर्चे में आसानी हो जाएगी। रीना ने जल्दी पैसे ले लिए और बगैर धन्यवाद किए कहा, चलो कुछ दिन का गुजारा हो जाएगा। उसके होठों पर जरा भी नरमी नहीं आई, वैसे ही तीखे शब्द बोलती रही। सब कुछ वैसा ही रहा। रमेश के लिए खाने में वही सूखी रोटी, वही दाल, वही अलग कुर्सी। संजू सब कुछ देख रहा था, मगर वह अब खुद टूट चुका था। हालात ने उसके गुरूर को भी तोड़ दिया। वह खुद को संभालने में लगा हुआ था और बाप के लिए बोलने की हिम्मत जुटा रहा था। घर के माहौल में बेचैनी कुछ दिनों से और बढ़ चुकी थी। रीना की बातों में अब और कड़वाहट पैदा हो गई थी। रमेश की चुप्पी, संजू की चुप्पी एक हारे हुए इंसान जैसी लगती थी। नौकरी छूटे कई दिन हो चुके थे। रीना हर दिन किसी न किसी बहाने जहर उगलती रहती थी। उसी शाम रीना की चीखती हुई आवाज और संजू से लड़ना झगड़ना अब आखिरी दीवार तोड़ गई थी। पापा जी की दवाइयाँ, कमरे का बिजली का बिल, अब सब कुछ बहुत भारी पड़ रहा है। तुम कोई काम ढूंढ लो। पापा जी ने जो पैसे दिए थे वे सब खर्च हो चुके हैं। मैं अपनी माँ से कई बार कर्ज ले चुकी हूँ। अपने पापा से कहो कि वो गांव चले जाए, उनका खर्चा अब भारी पड़ रहा है। संजू अपने पत्नी की वजह से बहुत प्रेशर में था। इधर नौकरी चले जाने का गम था, उधर उसके ऊपर केस भी चल रहा था, जिसकी वजह से उसे कोई भी नौकरी नहीं दे रहा था। जिंदगी की ठोकरें खा चुका था। रात के खाने के बाद वह धीरे से बाप के कमरे में दाखिल हुआ। रमेश अपनी पुरानी चारपाई पर लेटे रुद्राक्ष की माला जाप कर रहे थे। चेहरे पर पहले से ज्यादा कमजोरी, आंखों में थकन, दिल में शायद पहले से भी ज्यादा उदासी। संजू ने झुकते हुए कहा, पापा, रीना की माँ उसे बुलाने आई है। रीना भी अपने माँ के घर रहना चाहती है। मैं चाहता हूँ कि आप कुछ दिन के लिए गांव चले जाओ और ये घर मैं बेच देता हूँ और कुछ कारोबार कर लूंगा। रमेश एकदम चुप होकर बेटे को देखने लगे। उन्हें भी अपने बेटे को सुकून में देखना था। उनका दिल तो बहुत तड़पा कि वे कुछ कर नहीं पा रहे थे, बूढ़े हो गए थे, लेकिन बेटे के बात को जल्दी मान गए। उन्होंने बेटे को देखा और कहने लगे, ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी इच्छा। उनकी आंखें आंसुओं से भीग गई। उसके बाद उसने बाप को एक शब्द भी कुछ न कहा। अगली सुबह रमेश ने अपना एक पुराना थैला तैयार किया, उसमें एक जोड़ा कपड़ा और अपने पूजा पाठ का सामान लिया और घर से निकल पड़े। किसी बच्चे ने भी उन्हें गले से न लगाया और न रीना ने दरवाजे तक छोड़ा। वे धीरे धीरे घर से निकले। धूप उनके चेहरे पर चमक रही थी, मगर अंदर की जलती धूप से हल्की न थी। वे रिक्शा कर रेलवे स्टेशन पहुंच गए, लेकिन वहां पर पहुंचते ही उनका दोस्त राकेश मिल गया। एक भारी आवाज गूंजी, रमेश तू यहाँ। राकेश साहब ने रमेश को आवाज लगाई, अरे यार, ये क्या हालत बना ली है तुमने, चल मेरे साथ, तुझे एक पल भी यहाँ नहीं बैठने दूंगा। राकेश ने बगैर कुछ सुने रमेश का थैला उठाया और गाड़ी में बिठा दिया। राकेश के घर पहुंचकर जब सबको मालूम हुआ राकेश को उनके बेटे ने निकाल दिया है, तो राकेश की पत्नी और बहू की आंखें भर आई। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, रमेश भाई, ये आपका भी घर है, यहाँ आप इज्जत से रहेंगे, मेहमान नहीं, हमारे बड़े बूढ़े बनकर। रमेश के लिए ये सब कुछ एक सपना जैसा था। मोहब्बत, इज्जत, वे दोस्त जिसे वे बरसों से हसरत से देखते आए थे। अब मेज पर उनके लिए अच्छी सब्जियां थी और कुछ दिन बीते तो रमेश की तबीयत सुधरने लगी। चेहरे पर थोड़ा सुकून दिखा, आंखों में हल्की सी चमक वापस आ गई। एक दिन राकेश बड़े जोश में कमरे में दाखिल हुए। हाथ में कागज था, चेहरा खुशी से चमक रहा था। राकेश, जो तूने सोना दिया था ना, उसको बेचकर मैंने तेरे नाम का शेयर खरीदा था और आज उस शेयर की चौगनी कीमत चल रही है। और मैं जानता हूँ ये मेरा नहीं तेरा है, बल्कि तू ही उसका असली हकदार है। रमेश की आंखों में आंसू तैरने लगे थे। राकेश, शेयर तुमने खरीदा था, उस पर तुम्हारा हक है। राकेश ने कंधे पर हाथ रखा, नहीं भाई, मैंने वह शेयर तुम्हारे नाम से खरीदा था, वह तुम्हारा है। और तुमने जो मुझे जेवर दिया था वह टोटल 3 लाख का था और मैंने तुम्हें सिर्फ 1 लाख रुपए दिए थे। रमेश फूट फूट कर रो रहे थे। वर्षों का दुख जैसे बह गया। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की और उनका बहुत धन्यवाद किया। राकेश ने आगे बढ़कर कहा, चलो रमेश, अब नया घर खरीदने चलते हैं, एक छोटा सा बंगला और कुछ दुकान देख लेंगे। अब तुम आराम करो और अपने घर में इज्जत से जियोगे, जिस पर तुम्हारा हक है। रमेश के कदमों तले से जमीन खिसक गई। एक बूढ़े के दिल की तमन्ना आज पूरी हो चुकी थी और वक्त आ चुका था। जो बरसों से तड़प रहे थे, भगवान ने उसका इनाम दे दिया था। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि वक्त ने अभी रीना और संजू को सबक सिखाना था, जो शायद जिंदगी भर उनकी आंखें खोल देगी।
सालों की बेकदरी, तन्हाई, रमेश का बदला। आखिर वह पल आया जिसने रमेश पर अपनी कृपा बरसाई। राकेश ने वादे के हिसाब से वह सारी जमीन रमेश के नाम कर दी। कहने लगा, रमेश, ये भगवान की तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा है और मैं तो सिर्फ तुम्हारी मदद की है। कुछ ही दिनों में सब कुछ बदल गया। रमेश के लिए शहर के पौज इलाके में एक छोटा सा मगर खूबसूरत बंगला खरीदा गया। ठंडा कमरा, नर्स, बिस्तर, नौकर चाकर, साफ सुथरा कपड़ा, नरम खाना, वह भी जो बरसों से सिर्फ कुत्तों के लिए बनते देखा था। साथ ही 2 दुकान खरीदी गई। किराया बाकायदा से आता रहा। रमेश की जिंदगी में अब कोई कमी नहीं थी, मगर उनके चेहरे पर जो सुकून आया था वह किसी दौलत का मोहताज नहीं था। वह सुकून उस पल पैदा हुआ था जब राकेश ने उसे कहा था, भगवान ने तुम्हें तुम्हारे प्रार्थनाओं का सिला तुम्हें दे दिया है। वे अब भी भगवान की पूजा करते और उनसे प्रार्थना करते। वह अपने बेटे के लिए हमेशा प्रार्थना करते थे। उन्होंने कभी जुबान पर बेटे के लिए बुरा नहीं कहा। पक्षियों को दाना डालते हुए उनके आंखों में आंसू उतर आए थे। किसी बच्चे की आवाज सुनकर वह चौंक जाते थे, जैसे किसी कमरे से पोते की आवाज आई हो। पुरानी यादें उनके दिल में सांस लेती रह गई, मगर उन्होंने खुद को उस दुख में दफन कर लिया। 2 साल बीत चुके थे। रमेश की जिंदगी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। वह बूढ़े जो कभी अपने ही घर में सूखी रोटी और कड़वी चाय पर बिता लेते थे, आज खुद की गाड़ी में बैठकर आराम की जिंदगी बिता रहे थे। सफेद बाल, सफेद कपड़े, खूबसूरत चेहरा। आज वे एक अनाथ आश्रम में जा रहे थे। वहां पर वे अपना काफी योगदान करते थे। सड़क पर धीरे धीरे चल रहे थे। बाहर की दुनिया शोर में डूबी हुई थी, लेकिन रमेश की नजरों में एक अजीब सी चुप्पी थी। अचानक उनकी निगाह एक मंजर पर ठहर गई। पात पर एक औरत झुकी हुई थी। एक हाथ में थैला, दूसरे हाथ से बासी रोटियां, बचे हुए खाने को चुन रही थी। बाल बिखरे हुए थे, कपड़े मैले और चेहरे पर गरीबी साफ दिखाई दे रही थी। रमेश ने ड्राइवर से कहा, गाड़ी रोको। उनकी आंखें तेजी से उस चेहरे को पहचानने की कोशिश कर रही थी, और जैसे ही वह औरत मुड़ी, दिल पर एक चोट लगी। रीना वह रीना ही थी, वही बहू जिसके शब्दों में जहर होता था, जिसका घमंड 7वें आसमान पर होता था, आज जिंदगी की मिट्टी में दफन हो चुकी थी। रमेश गाड़ी से बाहर निकले। रीना ने नजरें उठाई और एकदम पत्थर की तरह सुन्न हो गई। पापा जी, वह उनके पैरों में गिर गई और रोने लगी और कहा, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत बुरी हूँ। रीना रोते हुए ससुर जी को सब कुछ बताने लगी। आपको जब हमने गांव भेज दिया और मैं अपने माँ के घर चली आई, संजू ने वो मकान बेच दिया। उसमें एक प्लास्टिक की फैक्ट्री खोली जिसमें कुर्सियां और कई प्लास्टिक के सामान बनाई जाती थी। 6 महीने के अंदर हम धरती से आसमान तक पहुंच गए। हमें तो आपकी खबर तक ना हुई, लेकिन अचानक सब कुछ बदल गया। हमारी फैक्ट्री में आग लग गई, कई मजदूर मारे गए, पूरा फैक्ट्री सील हो गया, पति पर केस हो गया, मेरी माँ की मृत्यु हो गई। भाई भाभी ने 6 महीने बाद ही धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। मैं जूते चप्पलों की फैक्ट्री में काम करने लगी और अपने बच्चों का पेट पालने लगी, और संजू जेल में है। और आज के दिन यहाँ भंडारा होता है, तो मैं यहाँ भंडारा लेने आई थी, लेकिन अचानक हाथ से नीचे गिर गया। मैं उन्हें उठा रही थी, लेकिन आप पर नजर पड़ी तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। जिस देवता को हमने घर से बाहर निकाला था, आज वो भगवान के रूप में हमारे सामने खड़े हैं। पापा जी, आप मुझे माफ कर दो। मैं माफी के लायक तो नहीं, लेकिन आप अपने बेटे को बचा लो, वह जेल में परेशान है। रमेश जी अपनी बहू और बच्चे को देखकर आंखों में आंसू भर लाए। मुझे माफ कर दो पापा जी, मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया। आज भगवान ने हर बात का बदला ले लिया है जो मैंने आपके साथ की थी। रमेश के कदमों तले से जैसे जमीन खिसक गई थी। उनकी आंखों में आंसू बहने लगे थे, लेकिन जुबान जैसे चिपक गई हो। उन्होंने बच्चे और बहू को देखा और बेटे के लिए तड़प उठे, मगर फिर एक पल सांस ली और आसमान की तरफ नजरें उठाई। बाप थे और बाप औलाद को तकलीफ में कैसे देख सकता था। बेटे और बहू को तो शायद वह फिर भी माफ ना करता, लेकिन मासूम बच्चों को यूं गंदगी के ढेर पर देखकर उनका दिल जैसे कटकर रह गया था। उन्होंने जल्दी ड्राइवर को कहा, नहीं, गाड़ी में बैठाओ, घर चलो। रीना की आंखों में धन्यवाद के आंसू बहने लगे। रीना अपने किए पर बहुत शर्मिंदा थी। वह आदमी जिसको वह एक पल भी देखना नहीं चाहती थी, आज रुतबा देखकर मचल उठी थी। आखिर पापा जी को मैंने इतना नीचा देखा और वे तो जैसे भगवान बने बैठे हैं। गाड़ी धीरे धीरे सड़क पर दौड़ रही थी। रमेश शीशे में बच्चों के मासूम चेहरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। उस दिन रमेश ने न सिर्फ अपने बच्चों का हाथ थाम कर बोले, अभी संजू का बाप जिंदा है, मैं तुम लोगों को ऐसे दर दर की ठोकरें नहीं खाने दूंगा। रीना अपने ससुर के घर आ गई और रमेश ने एक वकील को बुलाया और अपने बेटे से मिलने चले गए। संजू अपने बाप को देखकर रो पड़ा और वही जेल में ही उनके पैरों के सामने बैठकर गिड़गिड़ाने लगा।
पापा जी, मुझे जेल से बचा लो, यहाँ मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। रीना भी बहुत रो रही थी। आज वह उस ससुर की इतनी इज्जत कर रही थी जैसे वह ससुर नहीं भगवान हो। कुछ ही दिनों में रमेश ने अपने बेटे को जेल से रिहा करवा दिया और जुर्माना के तौर पर उन्होंने लाखों रुपए भरे और आज वे सभी मिलकर एक साथ खाना खा रहे थे। रीना जो कभी उनको अलग कुर्सी पर खाना देती थी, आज नौकर चाकर उनके हाजिर गुजारी में लगे हुए थे। आज वो मेज पर ससुर जी के सामने नहीं बैठी थी, बल्कि वह उनके पैरों के पास बैठकर खाना खा रही थी और कह रही थी, पापा जी, मैं जब तक अपने आप को माफ़ नहीं करूंगी, मैं ऐसे ही आपके पैरों के पास बैठकर खाना खाऊंगी, क्योंकि मैं मेज पर बैठकर खाने लायक नहीं। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। इस कहानी को सुनाने का मकसद यही था कि किसी को भी बोझ नहीं समझना चाहिए। जिस इंसान को तुम अपने सर पर बोझ समझ रहे हो, क्या पता वह तुम्हारे लिए मसीहा निकले। भगवान की लीला कोई नहीं जानता, चाहे वह आपके माता पिता हों या फिर चाहे रिश्तेदार। सब अपने किस्मत का खाते हैं। जो निवाला उनके किस्मत में भगवान लिखता है, वही निवाला खाते हैं। आप कौन होते हो उनके निवाले गिनने वाले? ऐसे लोगों को भगवान से डरने की बहुत ज़रूरत है। जो लोग कहते हैं बड़े बूढ़े या कोई बेसहारा रिश्तेदार हमारे सर पर बोझ हैं, वह इस कहानी से जरूर सीख लेंगे। कभी आप अपने आप को भगवान न समझो। कौन सा समय तुम्हारे लिए अंत का हो सकता है, ये कोई नहीं जानता।